नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और दक्षिण पंथ पर आपका स्वागत है। आज का जो विषय है जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस पर लगातार बात करने की आवश्यकता है क्योंकि सीधे तौर पर यह आपको और हमको प्रभावित कर रहा है। लगभग 4 दशक पहले राजनीतिक बैठकों, टीवी की चर्चाओं और चाय की दुकानों पर बातचीत का मुख्य मुद्दा बढ़ती हुई जनसंख्या होती थी। वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने जनसंख्या विस्फोट शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति के बराबर बतलाया। ऐसा लगा सरकार इस विषय में कानून बनाने वाली है। 5 साल बीत गए, कानून नहीं बना। यह हुआ कि 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान जबरदस्ती कराए गए परिवार नियोजन के विनाशकारी अनुभव के बाद जिस विषय पर राजनेता बातचीत छोड़ चुके थे, उस पर चर्चा होने लगी। राजनीतिक रूप से अछूत माने जाने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात शुरू हुए 5 साल बीत गए, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राज्यसभा सांसद और संघ के कार्यकर्ता राकेश सिन्हा ने जुलाई 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक को एक निजी विधेयक के रूप में पेश किया। 2016 में बीजेपी सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर एक निजी सदस्य बिल पेश किया था। जितिन प्रसाद जब कांग्रेस में थे तभी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को अनिवार्य बतलाया था। आज़ादी के बाद से ऐसे 35 बिल विभिन्न दलों के सांसद पेश कर चुके हैं, जिनमें 15 कांग्रेस के सांसदों की ओर से पेश किए गए हैं। लेकिन देश के लिए अपने नागरिकों के परिवार के आकार को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बना पाना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि सरकारों ने इसे प्राथमिकता ही नहीं दी। सबको वोट बैंक का डर। बीजेपी को किस बात का डर था? बीजेपी नेताओं को निजी विधेयक क्यों लाने पड़ रहे हैं? फिर उन विधेयकों का हो क्या रहा है? जाने माने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय देश से विदेशों तक अलग अलग कार्यक्रमों में जनसंख्या वृद्धि कानून पर कई सुझाव दे चुके हैं। अंत में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया था। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामले को खारिज कर दिया। जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नुकसान है, यह किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बतलाने की या समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम जनसंख्या वृद्धि के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का एरिया 33 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम है। क्या स्थिति है, आप समझ रहे हैं। वर्तमान में दुनिया की 16% आबादी भारत में वैश्विक सतह क्षेत्र के केवल 2.45% हिस्से पर रह रही है। जीव विज्ञानी E.O. विल्सन की एक रिपोर्ट में बतलाया गया था कि हर घंटे पृथ्वी पर सजीवों की 3 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही कृषि योग्य भूमि पर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बन रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, पृथ्वी पर मनुष्यों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, पेड़ पौधे और अन्य वन्य जीव बेघर हो रहे हैं, जबकि प्रकृति पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मानवों का। मानव अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे और विकास के नाम पर प्रकृति के साथ, दूसरे जीवों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जब भी कोई एक प्रजाति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है या संकटग्रस्त होती है, तो आहार श्रृंखला पर यानी फूड चेन पर इसका व्यापक और दूरवर्ती परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि आहार श्रृंखला में हर जीव की अपनी भूमिका है। यदि कोई जीव नष्ट हो जाए तो पूरे ढांचे पर इसका प्रभाव पड़ता है। इफ वन स्पीसीज रिमूव, द नेचुरल सिस्टम ब्रेक्स डाउन इन लॉन्ग रन। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसको भारतीयों की दृष्टि से जोड़ कर देखते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं ने जनसंख्या पर लगभग लगाम लगा दिया है, परंतु मुस्लिमों के साथ ऐसा नहीं है। इसके भी दूरगामी परिणाम भयानक हो सकते हैं। पूरी दुनिया में तुर्की को छोड़ दें तो एक भी मुस्लिम बहुल देश नहीं है जो अपने को केवल रिपब्लिक नेशन कहता हो। तुर्की में भी क्या चलता है वो सबको पता है। सभी देश इस्लामिक रिपब्लिक कहलाते हैं। दुनिया के 15 देशों में तो सीधे शरिया चलता है। और शरिया में क्या होता है आपने सुना ही होगा, या कभी अवसर मिले तो इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कभी। अभी 11 जून को PFI के 3 आतंकियों रजी अहमद खान, उनैस उमर खयाम और कयूम अब्दुल शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि इन्होंने देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रची थी। ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता। इनके वकील को भी पता है कि जिस आरोप में इनको बंद किया गया है वह नॉन अवेलेबल होता है, फिर भी वो अर्जी लगाते हैं। कारण है कि इनको यहाँ के लोगों पर पूरा भरोसा है, जो आतंकियों का फांसी रोकने के लिए आधी रात को अदालत के दरवाजे खटखटा सकते हैं। प्रश्न है कि ऐसी नौबत कैसे आ गई हमारे देश में? उत्तर है जनसंख्या। आपने चुनाव के समय कभी पारसी अपीजमेंट सुना है? सिख अपीजमेंट, बौद्ध अपीजमेंट, जैन अपीजमेंट,
क्रिश्चियन अपीजमेंट। इनका नाम तक नहीं लिया जाता, जबकि असल में ये माइनॉरिटी है। आपने मुस्लिम अपीजमेंट बहुत सुना होगा। हिंदू अपीजमेंट तो संप्रदायवाद के समकक्ष रख दिया गया है इस देश में। विपक्ष के लगभग सारे नेता मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है इनकी संख्या ठीक ठाक है और ये एक तरफा एक मुश्त वोटिंग करते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ इनकी संख्या ठीक ठाक है, तो 10% और 15% मत सोचिए, ये इससे कहीं ज़्यादा है। 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है, हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल अनुमान है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर सन 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में डेमोग्राफी में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके अनुसार 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या में 7.82% यानी लगभग 8% की गिरावट आई। पहले हिंदू 84.68% लगभग 85% थे, जो अब कम होकर 78% ही रह गए। 1950 में मुस्लिमों की आबादी इस देश में 9.84 यानी 10% से भी कम थी, जो अब बढ़कर 14.9% हो गई। यानी आबादी की हिस्सेदारी में मुस्लिमों की संख्या 43% बढ़ गई है। जबकि ज़मीनी सच्चाई यह है कि मुस्लिमों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है और लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने यह साफ साफ बतला दिया है। मैंने दक्षिण भारत छोड़कर लगभग देश के हर हिस्से में ठीक ठाक समय बिताया है, बाज़ारों में घूमा हूँ। आप भी इसको अनुभव कर सकते हैं। छुट्टी के दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, पार्क से लेकर घूमने फिरने के प्रसिद्ध स्थलों तक पर आपको इनकी मौजूदगी, इनकी बढ़ती संख्या का एहसास कराएंगे। रेलवे स्टेशनों पर भी एक खास मजहब के लोगों की बढ़ती संख्या को अनुभव किया जा सकता है। आप अपने धार्मिक स्थलों के पास जाएंगे तो वहाँ भी मजहब विशेष के लोगों की संख्या आपको हैरान कर देगी। पत्रकार अनुपम उज्जैन महाकाल गए थे, उन्होंने एक्स पर अपना अनुभव साझा किया है, पढ़िए उसको। बसों, ट्रेन के डब्बों, पार्कों, मॉल, सिनेमाघरों से लेकर चौक चौराहों तक पर कुछ साल पहले इतनी संख्या में ये नहीं देखे जाते थे जितने कि अब देखे जाते हैं। यह किसी धर्म विशेष को लेकर घृणा नहीं है, मैं वास्तविकता पर प्रकाश डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस देश का नागरिक हूँ जिनके पूर्वजों ने धर्म के आधार पर अपने भारत माता के टुकड़े होते देखा है। बात केवल यहीं तक रह जाती तो भी शायद ठीक था, परंतु विडंबना देखी। इन्होंने देश को बांट दिया इस आधार पर कि हिंदू एक देश में रहेंगे और मुस्लिम दूसरे देश में। पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश भी बना। उसी पाकिस्तान बांग्लादेश से 90% हिंदू पलायन कर गए। जो रह गए वो या तो मार दिए गए या उन्होंने डर के मारे धर्म छोड़कर मजहब कबूल लिया। उनकी संख्या अब वहाँ नगण्य शेष है और दिन रात उनके साथ क्या हो रहा है उसकी खबरें आपके पास आती रहती हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ? यहाँ से सभी मुस्लिम नहीं गए, अलग मुल्क लेने के बाद भी नहीं गए। अब क्यों नहीं गए? गांधी जी ने रोका और क्या हुआ उस पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, पर सच यही है कि वे नहीं गए। फिर भी हिंदुओं ने उन्हें स्वीकार किया और उन्होंने जब जब अवसर मिला हिंदुओं का शिकार किया। जब भी उन पर सवाल उठे उन्होंने कहा यह भी हमारा मुल्क है, मेरा भी खून शामिल है। और मुल्क के लिए क्या किया? कश्मीर से पंडितों को भगा देना, आतंकियों के साथ खड़े होकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, बम धमाके, लव जिहाद, लैंड जिहाद, भारत को 2047 तक इस्लामी मुल्क बनाने का षड्यंत्र रच देना, दिल्ली दंगे, प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट, कभी CAA, कभी NRC, कभी कृषि बिल के नाम पर अराजकता का एक भी मौका नहीं छोड़ा। यह हर साल का नियम था कि रामनवमी के शोभा यात्रा पर या किसी भी शोभा यात्रा पर हमला कर देना। तू करेगा क्या? मैं तो पत्थर मारूंगा। ये वाली भावना यूं ही नहीं आती जब तक इन्हें कहीं से शह नहीं मिल रहा होता। इस साल चुनाव थे, पत्थरबाजी नहीं हुई या एकदम कम हुई। कैसे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, लोगों की मिली भगत से। इनको पता है कि चुनाव के समय पत्थरबाजी हुई तो जो हिंदू वोट न देने का मन बना रहे हैं वो भी निकलेंगे और वोट करके आएंगे। एक तरफ हम कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, जो एक अनियंत्रित भीड़ तंत्र को जन्म देती है। चुनाव में आपने वीडियो देखा होगा, एक एक व्यक्ति कई विवाह करते हैं, सबसे 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। वो बच्चे बड़े होते हैं, 20-25 साल में वो भी वही कर रहे होते हैं जो उसके अब्बू ने की। यही जनसंख्या विस्फोट और एक तरफा जनसंख्या वृद्धि है। फिर होता है डेमोग्राफी में बदलाव। जैसे ही डेमोग्राफी बदलती है, यह सबसे पहले संविधान को उठाकर फेंक देते हैं। जो राहुल गांधी जेब में लेकर घूमता है ना संविधान, उसकी जेब से निकाल कर फेंक देंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पिता भी कुछ नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून बनाकर बदलना पड़ा था। 10 से 15% लोगों का इतना दबाव था सर। और केवल राजनीतिक रूप से नहीं,
आपके समाज पर भी जनसंख्या वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपके रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। कैसे, वो देखिए। यह आपके स्वरोजगार के कामों, आपके ऐसे कामों में घुस रहे हैं जो पीढ़ियों से आपके बाप दादा करते आ रहे थे। बाल काटने का काम हो, लोहार का काम हो, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, सफाई वाले, ऑटो वाला, बस वाला, मोबाइल वाला, इत्यादि इत्यादि। जनसंख्या बढ़ने से रोजगार के अवसर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि एक तरफा जनसंख्या वृद्धि होती रही तो परिणाम आपके सामने में है, जिसका हल जल्दी ही नहीं निकाला गया तो नुकसान सिर्फ हिंदुओं का होगा। वो सिर्फ संख्या में कम नहीं होंगे, हर जगह उनकी साझेदारी कम होगी। महाराष्ट्र में एटीएस ने रियाज हुसैन शेख, सुल्तान सिद्दीक शेख, इब्राहिम शफीउल्लाह फारूक शेख को गिरफ्तार किया है। सभी बांग्लादेशी हैं। इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनका उपयोग पासपोर्ट बनाने और दूसरे पहचान पत्र बनाने के लिए ये कर रहे थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन लोगों ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में वोटिंग भी की थी। ऐसे और लोगों की खोज चल रही है जो भारतीय न होते हुए भी मतदान प्रक्रिया में गैर कानूनी रूप से हिस्सा ले रहे थे। ये पकड़े गए, और कितने रहे होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे। इनके इलाके में पुलिस भी नहीं बोल सकती। महिलाएं बुर्का पहनकर बोगस वोटिंग करती रहती हैं। 12 से 14 साल की बच्चियों से वोट डलवा देते हैं ये लोग। मजाल है कोई इस पर सवाल उठा दे। राजनीतिक रूप से सबसे अधिक पूछ किसकी होनी चाहिए थी? अपीजमेंट किसका होना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा है, हिंदुओं का। लेकिन विडंबना देखिए, जो पार्टी हिंदू हितैषी का टैग लिए घूमती है वो भी सबका साथ सबका विश्वास का नारा देती है। ये फिर भी उन्हीं को हराने के लिए वोटिंग करते हैं। ये ऐसे बेशर्म हैं कि अपने ऊपर अत्याचार के अलग अलग कहानियां कहते रहेंगे, फिर भी देश छोड़कर उस देश में नहीं जाएंगे जो इसी मजहब के लोगों ने बनाया है। बेशर्मी देखिए, ये एक होकर जिस पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं, सरकार बनने के बाद फिर उसी पार्टी से अपने लिए हिस्सेदारी भी खोजते हैं। बेशर्मी देखिए, जिस सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर ये घर के डब्बे राशन से भरते हैं, गैस का चूल्हा जलाते हैं, पक्के घर बनवाते हैं, बिजली जलाते हैं, उसी सरकार को हराने के लिए लामबंद होते रहते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी। इनको अपनी पार्टी, अपने लोग सत्ता में चाहिए, क्योंकि इन्हें गजवाए हिंद करना है। हिंदू जाति में बढ़ जाते हैं। ऐसे में हिंदुओं की पूछ कम हो रही है, जो कि और कम होगी, क्योंकि हम जातियों में बढ़ जाते हैं। हमारे जातियों में बंटने का फ़ायदा सब उठाते हैं, सब। ये फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जिस दिन आप एक होकर, हिंदू होकर वोट करेंगे। मैं फिर वही कहूँगा, मुफ्त के माया जाल में मत फंसिए। पहले स्वयं को सुरक्षित करने का उपाय कर लीजिए। साधन संसाधन सब आपके हैं, इसमें घुसपैठ मत होने दीजिए। आज आप जाति के चक्करों में फंसे तो कल धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो जाति वैसे ही चली जाएगी। धर्म बचा तो जाति बचेगी, इसलिए पहले धर्म बचाइए। आप जितना समझ रहे हैं मुस्लिमों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक होकर मांग उठाइए। मांग उठाने वालों का समर्थन कीजिए। मेरे चैनल पर और वीडियो पर व्यूज़ लगातार गिर रहे हैं। चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, हो भी गया तो 50-100 व्यूज से आमदनी होगी नहीं। आर्थिक पक्ष कमज़ोर रहा तो वीडियो बनाना थोड़ा और कठिन हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो यह रहा QR कोड, इसको स्कैन कर लीजिए और सहायता राशि भेज दीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।